सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ आईबीपीएस क्लरिकल नोटिफिकेशन के बारे में और उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप जितने भी लोग इस आईबीपीएस क्लरिकल एग्ज़ाम के लिए इंटरेस्टेड हैं, आपको एक लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप फ्री मॉक टेस्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो जिन लोग ने ऑलरेडी इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया हुआ है और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप जाके अपनी परफॉर्मेंस उस फ्री मॉक टेस्ट से चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आप हमारी स्ट्रेटेजी वीडियो के हिसाब से आप जो भी कमियां हैं, आपकी जो भी कमियां हैं, जो भी स्ट्रेंथ है, उनको बहुत बढ़िया तरीके से एनालाइज करके इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो फटाफट आप लिंक में अपने आप को रजिस्टर करा लीजिए और वहाँ से आप फ्री मॉक टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब आज के लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज आईबीपीएस ने जो आईबीपीएस क्लरिकल जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग कुछ इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जान लेते हैं। हालांकि ये वीडियो जो देख रहे हैं स्टूडेंट, वो दो तरह के स्टूडेंट हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी आईबीपीएस के एग्जामिनेशंस देते हैं, तो उनको तो सब कुछ पता है एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो जस्ट अभी 20 ईयर्स के हुए होंगे और पहली बार इस एग्ज़ाम को दे रहे होंगे। तो मेरा जो हमारी जो कोशिश है वो ये है कि हम सबको कवर करें। तो इसीलिए मैं कुछ नेसेसरी डिटेल्स आपके सामने लेके आया हूँ। तो 2 सितंबर से इसके फॉर्म फिलअप आप करने शुरू कर देंगे। तो 2 सितंबर से 23 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। आप 23 सितंबर तक इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और अपनी फ़ी जमा कर सकते हैं। तो उसकी फ़ीस वगैरह के लिए, फॉर्म भरने के लिए, फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। आप आईबीपीएस की साइट में जाके नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं, या गूगल पे आप आईबीपीएस क्लर्क नोटिफिकेशन अगर टाइप करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मैंने नोटिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को लिया है जो जनरली आपको ध्यान में रखना है। बाकी जिसको एज रिलैक्सेशन, रिजर्वेशन, ये सब के बारे में जानना है तो एक बार नोटिफिकेशन आप जरूर पढ़ लीजिए। हमारा मेन काम स्ट्रेटेजी, कैसे एग्जाम की तैयारी करें, इसके ऊपर फोकस है। तो आप देखिए, बहुत फास्ट मोड में आईबीपीएस एग्जाम को करवा रहा है। और जहाँ तक आपने देखा होगा, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो बात की गई थी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा, जिसमें आईबीपीएस के एग्जाम्स भी शामिल थे, तो इतना आपको क्लियर हो चुका है कि इस साल तो आईबीपीएस उसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि आईबीपीएस ने ऑलरेडी ये नोटिफिकेशन निकाल चुका है। तो नेक्स्ट ईयर से क्या होगा कि जितने भी आईबीपीएस के एग्जाम्स होंगे, उनकी जो प्रिलिमिनरी स्टेज है वो आपकी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के साथ मर्ज हो जाएगी। तो फिलहाल देख लेते हैं, तो प्रीलिम्स की इनकी जो डेट है, 3 डेट में प्रीलिम्स होगा। देखिए, आपके सितंबर का पूरा महीना है, अक्टूबर है, नवंबर है, ठीक है, 3 महीने आपके पास प्रीलिम्स के लिए। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं और बाद में फिर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है, ठीक है ना। तो आपने प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए तैयारी करनी है। प्रीलिम्स को सिर्फ आपने क्वालिफाई यहाँ पर करना है, ठीक है ना। तो प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड नहीं होंगे, वो जस्ट एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो 5 दिसंबर से आपका प्रीलिम शुरू होगा। पहली डेट 5 दिसंबर को है, दूसरी 12 दिसंबर को है और तीसरी 13 दिसंबर 2020 को है। तो जैसे आपका प्रीलिम्स होगा 13 दिसंबर को, लास्ट स्लॉट में है, तो प्रीलिम्स का रिजल्ट 31 दिसंबर को आ जाएगा। तो 31 दिसंबर को जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा तो बहुत कम टाइम में जो मेन एग्जाम है वो 24 जनवरी को आपका मेन एग्जाम हो जाएगा, ठीक है ना। और 1 अप्रैल 2021 तक ये लोग प्रोविजनल अलॉटमेंट भी आपको कर देंगे। तो देखिए, बहुत फास्ट मोड पे होगा और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो गैप है वो बहुत कम है। तो बहुत सारे स्टूडेंट प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करेंगे, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसके अंदर आपको स्ट्रेटेजी अपनानी है, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस का जो पैटर्न है लगभग एक सा है। सिर्फ फ़र्क वहाँ पर जनरल स्टडीज़, यानी कि जो जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस है, उसका फ़र्क हो जाता है। वो प्रीलिम्स में नहीं होगी, वो मेंस में पूछी जाएगी, ठीक है ना। तो उसके लिए भी आपको धीरे धीरे कैसे पढ़ना है, किसके साथ पढ़ना है, मैं आपको बता दूंगा। अब कुछ बच्चे यहाँ पे सवाल करेंगे कि अभी से अगर हम जनरल अवेयरनेस पढ़ना शुरू करेंगे तो हमको क्या फ़ायदा होगा प्रीलिम्स में। तो वो आपको कैसे पढ़ना है, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं आपको बताऊंगा। आपको वो चीज़ें पढ़नी है तो आपको प्रीलिम्स में भी फ़ायदा करेगा। और प्रीलिम्स में कहाँ फ़ायदा करेगा,
वो करेगा आपके इंग्लिश के एग्जाम में। अगर आप न्यूज़पेपर डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करोगे तो वो आपके प्रीलिम्स में इंग्लिश के एग्जाम में आपको फ़ायदा करेगा, और मेंस में वही चीज़ आपको जनरल स्टडीज़ में भी फ़ायदा, यानी कि जो जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस है वहाँ पर फ़ायदा जरूर देगी। ठीक है ना। तो चलिए, ये आपको सब डेट्स पता चल गई होंगी। उसके बाद जो उसकी एज है 1 सितंबर 2020 को जो एज होनी चाहिए वो 20 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। यानी कि आपकी डेट 2 दिसंबर 1992 से 1 सितंबर 2000 तक होनी चाहिए। ये दोनों डेटें इंक्लूसिव हैं, यानी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 सितंबर 1992 है तब भी आप एलिजिबल हैं, और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 सितंबर 2000 है आप तब भी एलिजिबल हैं। तो ये तो हो गई एलिजिबिलिटी की बात। अब जरा इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बोर्ड को मिटाता हूं। क्लियर है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग प्रीलिम्स की बात करते हैं। क्लियर है कि नहीं। देखिए, प्रीलिम्स बहुत ही सुपर फास्ट मोड में होता है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये आपका 2020 का मैच है। यानी कि प्रीलिम्स का जो टोटल पेपर होगा उसकी ड्यूरेशन होगी 60 मिनट्स, यानी कि 1 घंटा। क्लियर है कि नहीं है। अब यहां पर क्या आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज, जिसके कि आपके पास 30 क्वेश्चंस होंगे, और आपको जो टाइम अलॉट किया जाएगा वो 20 मिनट का टाइम अलॉट किया जाएगा इंग्लिश में। क्लियर। उसके बाद आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, उसके 35 क्वेश्चंस होंगे, और वहां पर भी टाइम आपको 20 मिनट अलॉट किया जाएगा। उसके बाद आपकी रीजनिंग एबिलिटी आएगी, वहां पर भी 35 क्वेश्चंस होंगे, और उसके लिए भी आपको टाइम 20 मिनट अलॉट किया जाएगा, सेक्शनल टाइम। क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आईबीपीएस एक मिनिमम मेरिट डिसाइड करता है, यानी कि टोटल आप देखिए यहां पर 100 क्वेश्चंस होंगे, और टोटल जो टाइम होगा वो 60 मिनट का होगा। हर सेक्शन के लिए आपको अलग अलग टाइम दिया जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। तो आईबीपीएस क्या करेगा, यहां पर हर सेक्शन की एक इंडिविजुअल कट ऑफ होगी, यानी कि मिनिमम मार्क्स होंगे, जो कि टोटल स्कोर जब टोटल रिजल्ट आएगा तो उसके मतलब जब स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज करने के बाद एक मिनिमम कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे डिसाइड की जाती है। ठीक है ना। उसके बाद फिर फाइनल मेरिट यहाँ पे बनेगी। तो आपको क्या करना है, हर सेक्शन में पास होना है और बैलेंस्ड अप्रोच यहाँ पे रखनी है। अब देखिए, इसमें से क्या होगा, ये तीनों ही सब्जेक्ट आपके मेंस में भी आएंगे। क्लियर है कि नहीं है। लेकिन मेंस में इसके अलावा जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस भी आएगी। तो उसके बारे में हम लोग अभी मेंस के बारे में अलग से बात करेंगे। पहले प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करते हैं और उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, मैं यहां पर एक वर्ड लिख रहा हूं। ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। आपने इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स के लिए तैयारी करनी है। ठीक है। अब देखिए, बैंकिंग में सबसे खास बात क्या है यहां पर कि बैंकिंग के उसमें आपको मॉक टेस्ट, जितने मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप रिजल्ट के करीब पहुंचेंगे। तो आईबीपीएस की जो बात है, यानी कि जितने बैंकिंग एग्जाम्स हैं इनकी खास बात है मॉक टेस्ट और मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करना। अब मॉक टेस्ट आपको जो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको। ठीक है ना। तो फ्री में वहाँ पे मॉक टेस्ट मिलेंगे। ठीक है ना। तो कुछ मॉक टेस्ट आपके फ्री होंगे और कुछ बहुत मिनिमम पेमेंट में आपको मिलेंगे। तो वो आप देख लेना वहाँ पर जो भी मॉक टेस्ट हैं, या आपकी मर्जी है आप कहीं से भी मॉक टेस्ट परचेस करें, मैं वो आप इसके लिए ओपन है। लेकिन आपको जो करना पड़ेगा यहाँ पर, मॉक टेस्ट आपने जरूर करने हैं और प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, क्योंकि क्या है कि सिलेबस यहाँ पे कम है। ठीक है। यहाँ पर जो एबिलिटी है आपकी, नॉलेज चेक नहीं की जा रही है। आपकी जो एबिलिटी, देखिए बैंकिंग सेक्टर का जॉब क्या है, बैंकिंग सेक्टर इज ऑल अबाउट क्विक डिसीजंस, कि आपने प्रेजेंस ऑफ माइंड और क्विक डिसीजन को
वहाँ पर अपनी एबिलिटी को दिखाना है वहाँ पर, ठीक है ना। यानी कि आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, आपका रीजनिंग एप्टीट्यूड और आपका लिंग्विस्टिक एप्टीट्यूड यानी कि जो आपकी लैंग्वेज है, ठीक है, और उसके बाद जो आपकी बैंकिंग अवेयरनेस है, तो इनका टेस्ट उसके अंदर होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्विक डिसीजन लेने हैं। तो उसी तरह से ये एग्जाम भी डिज़ाइन किया जाता है, इसका पैटर्न भी ऐसे होता है, इसलिए प्रीलिम्स भी इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया है। सिर्फ 1 घंटे का एग्जाम होगा और 1 घंटे के अंदर आपको अपनी परफॉर्मेंस देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपको सबसे पहले तो कट ऑफ को पार करना है, मतलब क्वालिफाई करना है, और साथ साथ परफॉर्मेंस भी देनी है। तो इसके लिए आसान क्या है कि आपकी यहाँ पर जनरल अवेयरनेस नहीं होगी, ठीक है, तो ये होंगे। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, हम आपको पूरे के पूरे टॉपिक्स बताएंगे यहाँ पे कि हर सेक्शन के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। तो उन टॉपिक्स के हिसाब से आपने थ्योरी के ऊपर कम फोकस करना है। अब जैसे मैथ्स के अंदर है, अलग अलग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस आप करेंगे, ठीक है ना। लेकिन जैसे अगर आप एसएससी का पैटर्न देखेंगे तो एसएससी का पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है। एसएससी में आपका थोड़ा सा लॉजिक भी टेस्ट किया जाता है मैथमेटिक्स में, ठीक है, इसीलिए उसमें आपने देखा होगा ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये टॉपिक्स नहीं रहेंगे आपके, यानी कि जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है वो नहीं रहेगी। यहाँ पर आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चेक किया जाएगा कि कितनी फटाफट आप चीज़ों को समझते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। कुल मिला के जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का जो कॉन्सेप्ट है, अगर वो आपको बहुत बढ़िया तरीके से आता है तो आप यहाँ की न्यूमेरिकल एबिलिटी को क्वालिफाई कर लेते हैं। उसी तरह से रीजनिंग और उसी तरह से इंग्लिश। तो चलिए अब इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अभी तक तो आपने देख ही लिया कि मॉक टेस्ट ही आईबीपीएस निकालने की है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जो लोग पहले एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए प्रीलिम्स निकालना उतना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन दिन प्रतिदिन एग्जाम बहुत कॉम्पिटिटिव हो रहा है तो आपको प्रीलिम्स में भी परफॉर्म करना पड़ता है। लेकिन जो लोग परफॉर्म कर चुके हैं उनको मैं यही एडवाइस दूंगा, अगर आप पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं आईबीपीएस के लिए तो एक दिन में कम से कम 2 मॉक टेस्ट जरूर करें। अभी आप देखिए 3 महीने आपके पास, क्लियर है कि नहीं है। तो अगर आप 2-2 मॉक टेस्ट करेंगे एक दिन के अंदर तो एक महीने में कम से कम 60 मॉक टेस्ट कर लेंगे। तो अगर आप मॉक टेस्ट अप्लाई करेंगे ना, तो एक बार अगर आप देखेंगे जब आप 20 या 30 मॉक टेस्ट कर लेते हैं तो एक आपके अंदर एक ऑर्गेनिक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग समझेंगे यहाँ पर कैसे उसको करना है। क्वेश्चंस क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस बड़े इजी होते हैं, कुछ क्वेश्चंस बहुत टफ होते हैं जो टाइम लेते हैं। आपके लिए यहाँ पर अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना नहीं है, क्योंकि हर क्वेश्चन बराबर मार्क्स का है। आपने क्या करना है कि किसमें आपकी मिनिमम एनर्जी और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट या मैक्सिमम आउटपुट निकल सके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो बात करूँगा वो क्वांट सेक्शन की करूँगा, यानी कि जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है। क्लियर है कि नहीं। देखिए न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर मतलब अगर आप पूरी की पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को देखेंगे तो पूरी की पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऊपर है। और अगर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पे देखेंगे बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर तो परसेंटेज, फ्रैक्शन और इंटरेस्ट, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो कंपाउंड हो, बस यही टॉपिक। और डेसिमल और आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी, सिर्फ ये टॉपिक्स के ऊपर पूरी की पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री बनी है और इसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। मतलब आपको देखिए एडिशन का ज्ञान सबको होता है, सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जनरली इजी होते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन थोड़े टफ होते हैं, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन खासकर जब वो डेसिमल में आ जाता है तो वहां पर मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो बैंकिंग के लिए आपको बस यही न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड चाहिए कि आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। समझ में कि नहीं है। अब इनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो जैसे अगर आप परसेंटेज को अगर देखेंगे, समझ में कि नहीं है, तो परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज के क्वेश्चन आपके कहां कहां पे आएंगे, ठीक है ना। आपको परसेंटेज से प्रॉफिट एंड लॉस को समझेंगे आप, ठीक है ना, डिस्काउंट को समझेंगे आप, कंपाउंड इंटरेस्ट को समझेंगे आप, सिंपल इंटरेस्ट को समझेंगे। उसी तरह से अगर आप फ्रैक्शन देखेंगे तो फ्रैक्शन से टाइम एंड वर्क हो गया, उसी तरह से पाइप्स एंड सिस्टम वाला टॉपिक हो गया, ठीक है, क्लियर। अगर मैं दोबारा फ्रैक्शन की बात करूं तो एक और टॉपिक उस पर डिपेंड करता है, वो है एवरेज, ठीक है।
तो यहां पर ना आपने इनको टेक्निकली समझना है, नंबर्स को समझना है, ठीक है। और अगर इन सबके एप्टीट्यूड की बात करूं, यानी कि पूरे के पूरे मैं नंबर्स की बात करूं, तो अभी बताएंगे आपको टॉपिक। अब मैं फटाफट यहां पे टॉपिक लिख देता हूं कि टॉपिक कौन कौन से पूछे जाते हैं क्वांट में। जैसे सबसे पहले तो आपका नंबर सिस्टम हो गया, क्लियर है। नंबर सिस्टम के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, डिवीजन, ये सब जो है, ठीक है। एवरेज हो गया, क्लियर। उसके बाद एवरेज के बाद नंबर सीरीज आ गई इसके अंदर। अब नंबर सीरीज के लिए आपको कोई लॉजिक, मतलब लॉजिक लगाना है, लेकिन उसके लिए कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस पैटर्न को समझना है, दिमाग में एनालाइज करना है। तो वो एप्टीट्यूड होना चाहिए नंबर का आपके अंदर कि कैसे कैसे नंबर इंक्रीज होते हैं, कैसे कैसे डिक्रीज होते हैं। अब जब मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं तो मैं कभी भी फॉर्मूले से मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है। अगर मैं फिर मैथमेटिक्स में मैं सिर्फ बच्चों को क्या बताता हूं कि प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, बस उससे ये सारे चैप्टर हो जाते हैं कॉन्सेप्चुअली। तो आपको फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो नंबर सीरीज हो गया, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। अब आप प्रॉफिट एंड लॉस को देखोगे तो प्रॉफिट और लॉस क्या है भैया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही तो है प्रॉफिट और लॉस। अगर आप सिंपली उसको देखें तो प्रॉफिट कैसे होता है आपको, ठीक है ना। अगर आपकी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो प्रॉफिट होती है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही तो फॉर्मूला होता है ना, ठीक है ना। और लॉस क्या होता है, लॉस भी आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है, लेकिन लॉस के केस में क्या है, आपको पता ही है कि आपकी सेलिंग प्राइस कम होती है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है। तो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पर मैथमेटिक्स के। मतलब आप पैटर्न को समझिए, आपको उतना हाई फाई करने की जरूरत नहीं है, आपको इन चीजों को गहराई से समझने की जरूरत है। प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, ठीक है ना। उसके बाद डिस्काउंट आएगा, क्लियर। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद आपका टाइम एंड वर्क, क्लियर। उसके बाद पाइप्स एंड सिस्टम, उसके बाद स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, बोट, स्ट्रीम। अब ये मतलब मार्केट के अंदर जो बाजारवादीकरण हो रहा है शिक्षा का, अब उसके अंदर भैया वो बोट्स एंड स्ट्रीम, अब बच्चों को समझ में भी नहीं आता खैर कॉन्सेप्ट, तो अलग ही चैप्टर बना देंगे। तो बोट एंड स्ट्रीम कहां से अलग चैप्टर हो गया, बोट एंड स्ट्रीम का किसके अंदर आएगा, वो फ्रैक्शन का एप्लीकेशन है भैया, एडिशन सब्ट्रैक्शन। भाई स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, समझा कि नहीं है, तो वो फ्रैक्शन के अंदर आएगा। तो बेसिकली क्या है ना कि आपको क्योंकि आजकल पेपर का थोड़ा पैटर्न ये हो गया है कि पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है वो नहीं आ रहे, नए नए क्वेश्चन वो लोग डिजाइन करते हैं जहां पर आपकी चैप्टर वाइज समझ से ज्यादा वो बेसिक समझ को परखते हैं क्वेश्चंस के अंदर कि आपको फ्रैक्शन क्या आता है, फ्रैक्शन के बारे में आपका क्या है, डेसिमल्स के बारे में, जैसे सीरीज भी आ सकती है आपकी डेसिमल्स के ऊपर, ठीक है। आप कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को समझते क्या है, उसके फॉर्मूले को क्या समझते हैं, इंस्टॉलमेंट के कॉन्सेप्ट को कैसे समझते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको किसी भी बुक के अंदर मिल जाएंगे। बहुत सारी बुक्स हैं, मैं मैथ्स के लिए कोई बुक रिकमेंड नहीं करूंगा, बुक आप कोई भी ले लीजिए, बस आपने क्या करना है। अच्छा, इसमें एक और पार्ट है, अब मैं एक और इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब मैं सारे टॉपिक्स को नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन इतना बहुत मैं आपको बता देता हूँ जो बेसिक आपके टॉपिक्स हैं, नंबर सिस्टम, एवरेज, नंबर सीरीज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, ठीक है ना, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट्स एंड स्ट्रीम्स आपके हो गए, ठीक है ना, एवरेज आपका हो गया। उसके बाद आपका डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया। तो डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पूरा का पूरा नंबर एनालिसिस है, ठीक है। तो ये सब कुछ इसके ऊपर, यानी कि अगर जिन जिन लोग पहले से पेपर देते हैं उनको तो पता ही है। तो जो स्टूडेंट अभी अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो आप सिंपल से इन कॉन्सेप्ट्स को, कोई भी बुक आप उठाइए, चाहे आप आर एस अग्रवाल उठा लीजिए जहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट दिया हो, एक एक करके जो अर्थमेटिक के जो टॉपिक्स हैं उनको आप नोट करिए और उनसे उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ के क्वेश्चंस को हल्के हल्के प्रैक्टिस करना शुरू करिए और फिर उसके बाद मॉक टेस्ट करना शुरू कर दीजिए। समझ में आया कि नहीं है? तो इस तरह से आप इन टॉपिक्स को तैयार कर सकते हैं मैथमेटिक्स के। लेकिन फिर आपको ध्यान कहाँ देना है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, पूरी मैथ्स इसी से होती है। जिसने इतना पढ़ लिया उसके बाद देखो परसेंटेज क्या है,
परसेंटेज के अंदर आपका डिवाइड और मल्टीप्लाई है, क्योंकि आप अपॉन करते हो, फ्रैक्शन है वो। फ्रैक्शन भी क्या है, एक तरह का डिवीजन है। अब उन्हीं के कॉन्सेप्ट जो है, इंटरेस्ट क्या है, जिसको परसेंटेज पता होगा उसको इंटरेस्ट भी पता होगा, ठीक है ना। तो मैं तो जब मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, मैं बिल्कुल भी मैथमेटिक्स के अंदर फॉर्मूले नहीं रटवाता हूं, मैं मैथमेटिक्स के अंदर फॉर्मूले बनाना आपको सिखाता हूं, ठीक है, कि आप कॉन्सेप्ट को समझिए। मैं जैसे आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूं, छोटा सा एग्जाम्पल, उसके बाद मैं रीजनिंग और उसके पे आऊंगा। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, फ्रैक्शन। क्लियर है कि नहीं है? फ्रैक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रॉपर, एक होता है इम्प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से आपका, मतलब जो डिनोमिनेटर होगा इट विल बी ग्रेटर देन द न्यूमरेटर। क्लियर है कि नहीं है? और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, जैसे कि 1/3, 2/5, 3/7, ये सब प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। क्लियर? और 7/3, 8/5, 4/3, ये सारे के सारे क्या हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। अब बताओ तुम्हें कौन सा चैप्टर पढ़ना है, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए इसकी एप्लीकेशन देखिए, सबसे पहली जो एप्लीकेशन आती है वो आती है परसेंटेज। अब सबसे पहले आप एक ध्यान दीजिए कि जब भी आप इन प्रॉपर फ्रैक्शंस को सॉल्व करोगे तो इनकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में ही आएगी, ठीक है ना। यानी कि 0 से 1 के बीच में ही आपके सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शंस, आप डिवाइड करके देख लीजिए इन लोगों को, ठीक है ना। तो 0 से 1 के बीच में ही वो वैल्यू आएगी उनकी, ठीक है ना। अब 0 से 1 के बीच में वैल्यू आती थी तो बड़ा मुश्किल था कैलकुलेशन करना, तो वहां से परसेंटेज आया। अब परसेंटेज में हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं फ्रैक्शंस को 100 गुना बढ़ा देते हैं हम लोग। जैसे आपका माइक्रोस्कोप होता है ना, तो माइक्रोस्कोप क्या करता है, आप किसी बैक्टीरिया को देख नहीं सकते तो उसी बैक्टीरिया को वो मैग्नीफाई कर देता है, आपको दिखना शुरू हो जाता है बैक्टीरिया और वायरस। परसेंटेज भी उसी तरह का एक माइक्रोस्कोप है। यानी कि आपने क्या किया, जो चीज 1/3, यानी कि 1/3 को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखो किसी चीज के हम लोग ये 3 हिस्से मैंने कर दिए, तो ये है 1/3। जैसे पिज्जा है, ये 1/3 है, समझे कि नहीं है। अब इसी चीज को मुझे परसेंटेज में डिनोट करना है, तो अब मैंने क्या कर दिया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो परसेंट, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, आप 1/3 को अगर आप परसेंटेज में मल्टीप्लाई करोगे तो आप 100 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि परसेंटेज क्या है, 1/100 है। क्या है, 1/100। अब जैसे मान लीजिए मैं किसी का 8% निकाल दूं, तो आपने क्या करना है, 8 इंटू 1/100। 8% का मतलब उसकी वैल्यू 100, टोटल 100 में से कितनी है, तो वो होगी 8/100। समझ में कि नहीं है, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको। तो ये परसेंटेज, अब परसेंटेज क्या है भैया, फ्रैक्शन ही तो है। ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। अब यार जरा प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ जाओ, थोड़ा सा यहीं से जाओ परसेंटेज में, ठीक है। चलो सिंपल सी बात, आज थोड़ा सा बता ही देते हैं आपको, ठीक है, लंबा हो जाए लेक्चर कोई बात नहीं। अब परसेंटेज आप देखिए, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, पहले आप परसेंटेज को समझिए, ठीक है। अब आप देखिए, मैंने बोला एक नंबर लिया 50 और दूसरा नंबर लिया 40। क्लियर है कि नहीं, मैंने बोला 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 40, 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 40, यानी कि जो फ्रैक्शन ऑफ 40, यानी कि 40 में से 50 का कौन सा भाग है। 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 40, यहीं पर आप देखो ये फ्रैक्शन कौन सा है भैया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आप हमेशा देखेंगे ना, 100% से ज्यादा वैल्यू आएगी उनकी, 1 से बड़ी वैल्यू आती है हमेशा, 1 के पार होंगे वो हमेशा। इनका कुछ पार्ट डेसिमल हो सकता है, और लेकिन कुछ पार्ट इंटीजर जरूर होगा। जैसे 3/7 है ना, ये देखो 3/7 को मैं कैसे लिख सकता हूं, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं। 3/7 को लिखने का तरीका आप भी मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं, अच्छा सॉरी 7/3, मैं उल्टा कर दिया, 7/3, ठीक है ना। तो देखो 2 3 1, यानी कि ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये इसका
इंटीजर पार्ट हो गया और ये वाला पार्ट क्या हो गया, डेसिमल पार्ट हो गया। मिक्स फ्रैक्शन में मैं इसको लिखूंगा। समझ में आया कि नहीं है, क्लियर है। तो अगर आप इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहोगे तो अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, 7/3 को, तो ये आप देखना 200% से ऊपर इसकी वैल्यू आएगी। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? प्रॉपर फ्रैक्शंस की वैल्यू हमेशा 100% से ऊपर होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की वैल्यू हमेशा 100% से नीचे होगी। तो 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 40 इंटू 100 कर दो उसको सीधे सीधे। अब यही चीज घूम के फिर के आएगी चीजों के अंदर। अब मैं उतना डिटेल में नहीं ले जा रहा हूं क्योंकि मुझे बाकी के पैटर्न को भी चेंज कर पढ़ाना है आपको, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। अब अगर मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस के टर्म्स में ले जाऊं, मान लीजिए कोई चीज आपने 40 रुपए की खरीदी है, ठीक है ना, और वही चीज आपने 50 रुपए की बेच दी, ठीक है ना, तो बीच में डिफरेंस कितने का आ गया भैया, 10 रुपए का आ गया। ये बात समझ में आई कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है? तो बीच में जो डिफरेंस आया वो कितने का आया, 50 रुपए का आ गया। तो मतलब हमने, सिंपल सी बात है, अगर मैं प्रॉफिट परसेंट की बात बताऊंगा तो आपको करना है 50 इज व्हाट परसेंट, 50 इज व्हाट परसेंट मोर देन 40। तो यहां पर नीचे आएगा 40, ऊपर क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस जो कि कितना है 10 इंटू 100। तो यानी कि ये प्रॉफिट परसेंट हो गया। फॉर्मूला क्या हो गया इसका, प्रॉफिट, ये देखो ऊपर क्या आ गया प्रॉफिट, ये आपकी कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस इंटू 100। मतलब आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने सिंपल एक एग्जांपल आपको बताया, बाकी अगर कभी मुझे मौका मिला पढ़ाने का तो मैं इसको और भी अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा। कहने का मतलब क्या है कि फॉर्मूले मत रटो मैथ्स के अंदर, उनके कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट को समझोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। तो इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। अब अगली बात जो मैं करूंगा वो करूंगा इंग्लिश की। क्लियर है कि नहीं है? तो इंग्लिश के अंदर मैंने जैसा आपको बताया कि जीएस, मेंस का जीएस और इंग्लिश लैंग्वेज को आप तैयार कैसे कर सकते हैं। तो डेली 1 आवर न्यूज़पेपर पढ़ें, या तो आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें, ठीक है ना, या आप इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ सकते हैं, आप सिंपल टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं, आप द हिंदू पढ़ सकते हैं। जो आपको पढ़ना है इंग्लिश न्यूज़पेपर आप पढ़िए। फायदा क्या होगा कि जब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपकी रीडिंग की आदत बनेगी। अब देखो इंग्लिश में क्या आता है, इंग्लिश के अंदर एक पार्ट होता है कॉम्प्रिहेंशन का, अनसीन पैसेज का। दूसरा पार्ट जो आएगा वो आपका क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, सेंटेंस अरेंजमेंट, और स्पॉटिंग एरर। यही तो पार्ट आएगा इंग्लिश के अंदर, ठीक है ना। कॉम्प्रिहेंशन से ही वो क्या कर सकता है, वोकैबुलरी दे सकता है, सिनोनिम, एंटोनिम। तो ये चीजें आपको तैयार करनी है। इंग्लिश को भी प्रैक्टिस करना है। इंग्लिश में मैंने देखा है कि आपको जो ग्रामर पढ़नी होती है, ग्रामर देखिए, ग्रामर से सिर्फ आप एरर डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट करने के लिए, सेंटेंस अरेंजमेंट। अब जैसे सेंटेंस अरेंजमेंट है तो ये लॉजिकल है, इसके पीछे कोई भी ग्रामर और रूल नहीं है इसका। ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है। अगर आप इंग्लिश को पढ़ेंगे तो आपको तब जाके कनेक्ट करेंगे, चीजों को समझ में आएगा। तो इसके लिए रीडिंग जरूर करें न्यूज़पेपर की 1 घंटा डेली। कॉम्प्रिहेंशन भी तैयार हो जाएगा, करंट अफेयर भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि एडिटोरियल पढ़ने आपको, क्लोज टेस्ट भी तैयार हो जाएंगे धीरे धीरे। हालांकि प्रैक्टिस भी करनी है, और सबसे बड़ी बात है नए नए वर्ड्स आएंगे तो उनको सीखोगे तो वोकैबुलरी भी तैयार होगी। ग्रामर के लिए जो आपके स्पॉटिंग एरर हैं उसके लिए आप कोई भी बुक फॉलो करके आप अपने मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर सकते हैं। समझा कि नहीं है? तो ये तो बात हो गई इंग्लिश की, ठीक है। तो इंग्लिश के साथ डेली 1 घंटा न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें। न्यूज़पेपर में एडिटोरियल पढ़ें, एडिटोरियल से आपको जो करंट डेवलपमेंट्स हैं वो पता चलेंगे, और इकोनॉमी वाले सेक्शन को भी पढ़ें ताकि क्या क्या चल रहा है आप थोड़ा थोड़ा आपके समझ में वो आता रहे। स्पोर्ट्स वाले सेक्शन को, पूरे न्यूज़पेपर को पढ़ना है 1 घंटे के अंदर। अगर 1 घंटा नहीं है तो आप 1.5-2 घंटा पढ़िए। न्यूज़पेपर को पढ़ाई की तरह नहीं, डेली हैबिट की तरह लीजिए, क्योंकि न्यूज़पेपर से कहीं ना कहीं बहुत साइलेंटली आपकी अंग्रेजी भी तैयार हो जाती है, कहीं ना कहीं आपकी जो है वो करंट अफेयर्स का भी रिवीजन हो जाता है। बाकी फिर आपको मेंस के टाइम पे 1 महीना मिलेगा, वहाँ पर आप करंट अफेयर्स को रिवीजन कर सकते हैं, कंपाइल अप कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो मैंने अभी आपको बताया एग्जाम्पल, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैथ्स पढ़ी होगी काफ़ी अच्छी, उनको लग रहा होगा यार बहुत बचकानी चीज़ें हैं ये, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो शुरुआत करते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो उसको आप, जब आप भी रहे होंगे तो आपको भी ये चीज़ें नहीं आती होंगी जब आपने तैयारी शुरू करी होगी, ठीक है। तो इससे भी एडवांस कॉन्सेप्ट है, लेकिन एडवांस कुछ नहीं होता मैथ्स के अंदर, समझ रहे हो। सिर्फ एक चीज़ होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखोगे, सवाल कहीं से कहीं हो जाएगा, ठीक है।
तो वो तो अगर आप चाहते हैं कि किसी सेक्शन के ऊपर मैं और डिटेल में वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके बताइए। इंग्लिश को आपने ऐसे करना है, मॉक टेस्ट करने हैं इसके, जितना इंग्लिश प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा, ठीक है। और लास्ट में जो आपका आता है वो आता है रीजनिंग प्री में। क्लियर है कि नहीं? क्या हो, ठीक है, ये थोड़ा सा कैमरा नर्वसनेस हो जाती है, ठीक है। अब रीजनिंग के अंदर जो बैंक्स की रीजनिंग है उनका लेवल काफी हाई आता है, जैसे कि पजल आएगी इसके अंदर, ठीक है ना, सीटिंग अरेंजमेंट्स आएंगे, इनपुट आउटपुट आएगा, वेन डायग्राम या सिलोगिज्म आएगा, यानी कि बैंक का एक अलग से रीजनिंग का सिलेबस है, आप कभी भी नेट पे कहीं से भी सर्च कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है? सीटिंग अरेंजमेंट आ सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, पजल आ सकते हैं, इनपुट आउटपुट सकता है, सिलोगिज्म आपके उसमें आता है, ठीक है ना, और स्टेटमेंट और अजम्पशन वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए अब रीजनिंग का पार्ट क्या है कि रीजनिंग का आप हर कोई रीजनिंग का प्रैक्टिस पहले दिन से शुरू कर सकता है, क्योंकि रीजनिंग के अंदर सिलेबस कुछ नहीं होता, आपके कुछ बेसिक्स होते हैं। जैसे आपको रीजनिंग के अंदर आपके अंदर क्या डेवलप करना पड़ेगा, लेफ्ट और राइट का सेंस डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है, कि भैया मेरा लेफ्ट क्या है, आपका लेफ्ट क्या है, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, तो रीजनिंग के अंदर जो मेन चीज़ें आपको सीखनी है, पहले तो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, जैसे इसमें इनपुट आउटपुट में बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसी तरह से पजल में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि सबसे कम जो कट ऑफ जाती है पूरे सेक्शंस में, सब मतलब उसके अंदर जो एक्सपीरियंस है, यानी कि कई बार ऐसा देखा गया है मैक्सिमम केसेस के अंदर कि जो कट ऑफ कम रहता है वो मैथ्स और रीजनिंग के सेक्शंस का रहता है, लेकिन रीजनिंग का कट ऑफ हमेशा कम रहता है। वो डिपेंड करता है पेपर के ऊपर, अगर पेपर बहुत टफ होगा तो फिर रीजनिंग का कट ऑफ बहुत कम रहता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है यहाँ पर, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें प्रैक्टिस से ही समझ में आएंगी बेटा, ये ऐसी समझ में नहीं आ सकती है। जैसे पजल है, अब आपने देखिए पजल क्या है, पजल लंबी होती है, उसको सॉल्व करने में टाइम लगता है और क्वेश्चंस भी उससे ज़्यादा होते हैं, लेकिन कई बार क्या है कि पजल फंसा देती है आपको सबसे ज़्यादा जो अपनी डिसीजन मेकिंग, मतलब पहले से 1 घंटे के अंदर जो अपने परफॉर्मेंस देना है, आपको पहले से अपना माइंड बना के चलना पड़ेगा कि मुझे किस किस सब्जेक्ट्स के, मतलब किस पोर्शन के ऊपर फोकस करना है और किसके ऊपर नहीं करना है। यहाँ पर एक एबिलिटी आपके काम आएगी, और वो एबिलिटी जो होगी, ठीक है ना, टू लेट पास, मतलब जो चीज़ डिफ़िकल्ट है विद इन द टाइम आपको समझ में नहीं आ रही है उसको जाने दीजिए बिल्कुल, उसके साथ पंगा नहीं लेना है। चाहे वो पंगे वाले टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ठीक है ना, आप अगर चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं बना दूंगा। अभी तो जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे मैथ्स के अंदर क्या है, सीरीज़ है, अगर क्लिक हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो बर्बादी है, ठीक है। उसी तरह से पजल, आप पजल को कितना भी प्रैक्टिस करके जाओ, कई बार कैसा होता है कोई नई तरीके की पजल आ गई तो आप अटक जाओगे उसके अंदर, अगर बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया हुआ है तो हो पाएगा। उसी तरह से इनपुट आउटपुट है, ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं है? तो ये जो टॉपिक्स हैं रीजनिंग के, जो मेन मैंने आपको टॉपिक्स बताए, इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं आप नेट से सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बात करनी होगी तो हम लोग बात कर सकते हैं, क्लियर। तो पूरा मतलब फाइनल जो टिप है वो यही है कि कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स यही है कि एग्जाम के अंदर आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम परफॉर्म करना है, चीज़ों से पंगा नहीं लेना है। जैसे कि अंग्रेजी का मैंने बताया 20 मिनट के अंदर आपकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हो। आपकी जो अच्छा रीडिंग करेगा इंग्लिश का पेपर वही कर सकता है, समझ में कि नहीं है। ग्रामर के ऊपर भी आपको क्विक डिसीजन लेने होंगे, कहाँ पर एरर है, क्या एरर है, कुल मिला के बहुत जल्दीबाजी का खेल है यहाँ पर। और जल्दीबाजी का जब खेल होता है तो बंदा कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, ठीक है, परफॉर्म वही करता है जिसके अंदर मेंटल स्ट्रेंथ होती है, यानी कि जो एक्सट्रीम प्रेशर को हैंडल करना जानता है। तो IBPS यानी कि बैंक के सारे एग्जाम एक्सट्रीम प्रेशर और प्लानिंग का ही खेल है। एग्जाम का लेवल उतना टफ नहीं है, टफ है इसका टाइम, यानी कि बहुत कम टाइम में उस पेपर को निकालना वो एक चैलेंज है। तो अगर आप एक्सट्रीम प्रेशर हैंडल करने की आपके अंदर एबिलिटी है, और ये एबिलिटी कहाँ से आती है, ये आती है सिर्फ और सिर्फ अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से। प्रैक्टिस भी आपको अलग अलग नहीं करना है, पहले तो जो लोग बिगिनिंग कर रहे हैं तो वो अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो जितने भी लोग मैथ्स वगैरह मतलब जो शुरुआत कर रहे हैं तो अपना टाइम टेबल ऐसे बनाइए कि आप सबसे पहले तो, जो मैं उनके लिए थोड़ा सा और बता देता हूँ,
ये मैं बिगनर्स के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे दो चीज़ें आएंगी, ठीक है। एक तो जो प्रो लोग हैं और एक आपके जो नूब्स हैं, बिगिनर्स। ये क्योंकि इसी तरह का लिंगो आजकल लोग यूज़ करते हैं, तो तब जाके यही है। तो जो प्रो हैं, यानी कि जो पहले प्री और मीन्स दे चुके हैं, उनको तो वीडियो देखना भी नहीं है, ठीक है ना। वो तो अब खुद वीडियो बनाने लायक हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन फिर कुछ इंटरमीडिएट लेवल पे भी आते हैं जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया है, मेंस नहीं कर पाए। आप लोग को सिर्फ क्या करना है, मॉक टेस्ट करने हैं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है। सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट करिए और साथ में अपना न्यूज़पेपर पढ़िए और खुश रहिए, आपका एग्जाम जरूर निकलेगा। जो लोग जस्ट शुरुआत कर रहे हैं, आप लोगों को क्या करना है, आपको टॉपिक्स को देख के लगभग 10 दिन में सारी की सारी रीजनिंग पहले सीखनी है कि ये इनके कॉन्सेप्ट क्या है रीजनिंग के, क्योंकि तुरंत उसके बाद आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे। तो रीजनिंग को टारगेट दो 10 दिन का, क्लियर है कि नहीं है। उसके बाद अंग्रेजी तो चलती रहेगी। अंग्रेजी में भी जो ग्रामर वाला पोर्शन है, इसको भी आप 10 डेज दीजिए। 10 डेज के अंदर आप सारे रूल्स पढ़ना शुरू कर दीजिए, नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन वगैरह, ठीक है। और उसके बाद जो क्वांट वाला सेक्शन है, इसको आप, क्योंकि कम से कम अभी 2 महीने का टाइम है, ठीक है ना, तो क्वांट के लिए जो मैं आपको बताऊंगा, आप 35 डेज, बहुत ज़्यादा है, 35 डेज उसको सीखने में लगाइए। सीखने का मतलब क्या है कि अब देखिए, क्योंकि मैंने 35 डेज आपको बताया है, तो 35 डेज में ये चीज़ें इंक्लूडेड होंगी दोनों, ठीक है ना। तो टाइम आपने क्या देना है, एक दिन में क्वांट को, जो लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं, क्वांट को आपने 3 घंटे देने हैं। रीजनिंग को भी आपने 3 घंटे देने हैं, जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। इंग्लिश को आपने 2 घंटे देने हैं। पहले ग्रामर से शुरुआत करो, न्यूज़पेपर तो आप पढ़ ही रहे हो, और न्यूज़पेपर को भी आपने 2 घंटे देने हैं। तो 3 और 6, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया कितना, पूरा का पूरा 10 घंटे का प्रोग्राम। क्योंकि टाइम बहुत कम है, ये मैं बिगनर्स के लिए बोल रहा हूँ, टाइम क्योंकि बहुत कम है, ठीक है। आपका एग्जाम दिसंबर में हो जाएगा, तो इतना आपको करना है। तो आपने क्या करना है, शुरुआत के 35 दिनों में आप इन सब की थ्योरी प्लस प्रैक्टिस, थ्योरी और जो बिगिनर लेवल की जो प्रैक्टिस होती है, जहां पर आप चीज़ों को सीख लेंगे, जैसे सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, 35 दिन के अंदर आप कवर कर लीजिए फटाफट। और उसके बाद अपने मॉक टेस्ट शुरू कर दीजिए। मॉक टेस्ट क्योंकि आप अभी कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपको, जो लोग बिगनिंग कर रहे हैं, उनको टॉपिक्स के बारे में उतना आइडिया नहीं होगा। समझ में है कि नहीं है। तो होता क्या है कि जब आप मॉक टेस्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि सारी की सारी चीज़ें एक जगह पे आती हैं। एक जगह पे आती हैं तो आपको दिमाग उसी हिसाब से चलाना पड़ता है। क्लियर है कि नहीं है। आपको 1 घंटे के अंदर मैथ्स भी करना है, 1 घंटे के अंदर रीजनिंग भी करनी है, 1 घंटे के अंदर इंग्लिश भी करनी है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका ब्रेन चलता है। तो देखो, कहीं पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लगेगा, आपके दिमाग में चलेगा एरर के अंदर, कहीं पर आप सेंटेंस अरेंजमेंट करोगे, कहीं पर आप पजल कर रहे होंगे, कहीं पर आप मैथमेटिक्स के अंदर डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो इस तरह के का आप अपना प्रोग्राम यहाँ पे रखिए कि 35 दिन के अंदर आप सब चीज़ों को सीख लीजिए। क्योंकि आज है आपका 1 सितंबर, ठीक है, और 8 दिसंबर से अगर एग्जाम है तो सितंबर का पूरा महीना है, अक्टूबर का पूरा महीना है, नवंबर का पूरा महीना है। तो ये सितंबर, यानी कि आप आज से अगर तैयारी शुरू करते हैं या कल से शुरू करते हैं, 2 सितंबर से आप लगभग आप 10 अक्टूबर तक ये सारे के सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर लो। अब रिवाइज कैसे करना है, जैसे आपने क्या करना है, आपने जैसे परसेंटेज पढ़ लिया, तो परसेंटेज पढ़ लिया तो उसके आपको अलग अलग टाइप के 30 क्वेश्चंस करने, ज़्यादा नहीं करने प्रैक्टिस अभी शुरुआत में, अलग अलग टाइप के, वो आपको सब मिल जाएंगे बुक्स में, ठीक है। उसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा तो उसके 30 क्वेश्चन। उसी तरह से रीजनिंग में आपने सेंटेंस रीजनिंग के अंदर आपने इनपुट आउटपुट सीखा तो उसके 8 9 क्वेश्चन। यानी कि 10 अक्टूबर तक आप अपना पूरा का पूरा सिलेबस कवर अप कर लो, और उसके बाद फिर आप मॉक टेस्ट करना शुरू करो। क्योंकि बिना मॉक टेस्ट के ये एग्जाम नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे ऑनलाइन एग्जाम में, कई सारी दिक्कतें आती हैं, वो आप सब मॉक टेस्ट के दौरान ही सीखेंगे। यानी कि आपने जो जानना है चीज़ों को, वो इन 35 दिनों के अंदर जानना है। लेकिन जो एग्जाम क्रैक करना आप सीखोगे, एग्जाम क्रैक करना आपको कभी भी कोई टीचर नहीं बता सकता, ये आप मेरे से लिख के ले लीजिए। एग्जाम क्रैक करना बैंक का बच्चा सीखता है प्रैक्टिस करके ही, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आ गया होगा, और अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो मुझे बताएं, और तो मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अपनी तैयारी शुरू करें। तो मेंस का पैटर्न हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो चुकी है। मैंने थोड़ा बहुत बीच में मैथ्स के आपको वहाँ पर घुमा दिया थोड़ा सा, ठीक है, उस तरफ चले गए। तो
मेंस के लिए भी क्योंकि स्ट्रेटेजी वही है, अभी आप जीके का करंट अफेयर्स के नोट्स तो बनाओगे नहीं, लेकिन रीजनिंग आप कर रहे हो, इंग्लिश कर रहे हो, मैथ्स कर रहे हो, तो वो मेंस के साथ साथ भी आपका प्रिपेयर हो ही रहा है। मतलब जब आप प्री दे दोगे, प्री क्वालिफाई कर लोगे तो चीज़ें आपको आएंगी, फिर आपने सिर्फ मेंस के लिए मॉक टेस्ट करना है। तो जब आप प्री दे के आ जाओगे तो उसके बाद मेंस में अभी 2-2 मॉक टेस्ट कर रहे हो एक दिन के, जो लोग प्रो लोग हैं, नूब तो 35 दिन के बाद शुरू करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आपका प्रीलिम्स हो जाएगा तो आप उसके बाद दिन में 3-3 मॉक देना शुरू करना, तब तो आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे। और करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करना, न्यूज़पेपर लेकिन इंटरव्यू तक मत छोड़ना, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। न्यूज़पेपर पूरी ज़िंदगी में मत छोड़ना, अगर आप मेरी सही में सलाह मानो तो न्यूज़पेपर पूरी लाइफ टाइम नहीं छोड़ना है, हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, ठीक है। क्योंकि क्या है, अपडेट तो आपको हमेशा रहना ही पड़ता है देश और दुनिया से, ठीक है। तो वो ये आपका जो न्यूज़ है आपके व्हाट्सअप, सोशल मीडिया या फिर टीवी वीवी देख के, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जो बात न्यूज़पेपर में है वो न्यूज़पेपर में है। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए फिर चलते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।